वन में आप लोगों ने आरसीसी के जितना पढ़ा था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। अब सेट 2 हम लोग करेंगे और इसमें आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही देखते जाइए। देखिए कुछ होता नहीं है, जैसे ही आप तीन तीन वीडियो इसका देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप समझ में आने लगेगा कि मैं कर सकता हूँ क्वेश्चंस को। और एक्सप्लेनेशन कैसे हैं वो आपको एक वीडियो में ही पता चल चुका होगा कि एक भी चीज़ को मतलब आपको ऐसा नहीं कि केवल रटना ही है, पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए अंडर रेनफोर्स बीम सेक्शन। जब पढ़ाना शुरू किया था तो बताया था कि बीम का सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, एम के दो फार्मूले होते हैं। एम बराबर होता है एक सी इंटू जेड और दूसरा एम बराबर होता है टी इंटू जेड। मैंने इसको कितना एक्सप्लेन किया था आपको शायद आइडिया नहीं हो, तो आप जो लोग भी इसका वीडियो डेमो में भी ये तो मिल जाएगा, पेड वाले लोग तो देखे ही होंगे ऐप पर, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, सी इंटू जेड हम लोग कब लगाए थे? जब कंप्रेशन फेलियर हो रहा था। कंप्रेशन फेलियर तब होता है जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है। ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है तो वो स्टील तो फेल होती नहीं, फेल होती है कंक्रीट। तो जो फेल होता है उसी के रेफरेंस में हमने लिया था इसको। अब बिना पढ़े जो लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट इसी से काम हो जाए, हो तो जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का देखिए न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, इसको बिना समझे डायरेक्ट यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप रट लें तो भी काम हो जाएगा। फिर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो रट के खाली रह जाइए, ठीक है ना। सी इंटू जेड। अब ये टी इंटू जेड वाला कहानी कैसे है? क्योंकि ये होता है अंडर के लिए। अंडर में फेल होती है स्टील, स्टील कमज़ोर होती है और उसके वजह से स्टील का फेल्योर पहले हो जाता है। अगर स्टील ज़्यादा होती है तो कंक्रीट का फेल्योर पहले हो जाता है। तो जो फेल्योर होता है उसी के रेफरेंस में लिया जाता है। तो टी इंटू जेड को अगर हम लोग पूरा लिखें तो टी को हम लोग लिखते हैं, इस टी को सिग्मा एस टी और साथ में ए एस टी इंटू लीवर आर्म होता है डी माइनस एक्स बाई 3। अगर नहीं याद है तो कम से कम बेसिक वीडियो तो आरसीसी का देखे रहो बंधु, कम से कम शुरू के 2 चैप्टर तो देखे रहो। और मेरा भरोसा करो, शुरू अगर एमसीक्यू बना तो शुरू के 2 चैप्टर से ही या 3 चैप्टर से ही सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बनेगा। अगर एग्जाम एमसीक्यू हुआ तो शुरू के 2-3 चैप्टर से ही सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं, बाद वाले चैप्टर से बहुत कम, मतलब हल्के फुल्के बनते हैं। इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका कौन सा वाला हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा टी इंटू जेड वाला, या यूँ कह लें कि ये सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, यानी इसका पहला ही ऑप्शन आपको क्या है? सही है। ये पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही है। अब आगे का देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसको ध्यान, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे आप लोग चाहें तो इसका कोई भी शुरू का भी वीडियो देखे होंगे ना 2-3, तब भी इतना आंसर आप लोग आराम से दे लेंगे, ठीक है ना। कह रहा कि मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। एक बात बताइए, जब हमने बोला था कि किसी स्टील में बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, जब बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो तब भी मिनिमम रेनफोर्समेंट दिया जाता है। लेक्चर में ये सब बता रखा है मैंने। मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? मिनिमम रेनफोर्समेंट, मान लीजिए किसी किसी जगह पर तनाव आ ही नहीं रहा है, सपोज करिए कई ऐसे फाउंडेशन वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग के नीचे जो है फाउंडेशन दिया गया, राफ्ट या ग्रिलेज, तो इन पर टेंशन आ ही नहीं रहता है। तो फिर टेंशन नहीं आया जाता है तब भी स्टील क्यों दिया जाता है उनको? स्टील क्यों दिया जाता है? या फिर बीम वगैरह में जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ फिर भी स्टील क्यों दिया जाता है? देखिए उसके कई कारण होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन स्टील ना होने की वजह से अगर केवल कंक्रीट का बनाएंगे ना ब्लॉक वगैरह, तो वो झटके से फेल हो जाता है। कंक्रीट का केवल ब्लॉक वगैरह बनाएंगे तो ऐसे चोट लगा, जैसे ये कंक्रीट का ब्लॉक है, सपोज करिए ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इस पर अगर हथौड़े वगैरह से या लोड से कैसे भी चोट लगा ना, तो ये ब्रिटल फेल्योर, मतलब सडनली खट से क्रैक कर जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर स्टील का रेनफोर्समेंट है तो ये क्रैक करके भी टूट के बिखरेगा नहीं, पकड़े रहेगा। मतलब रेनफोर्समेंट क्या करती है? सडन फेलियोर, सडन मतलब ब्रिटल कहें या सडन कहें, सडन फेलियोर से बचाता है। रेनफोर्समेंट क्या करता है? सडन फेलियोर से बचाता है। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम। देखिए ये यूपीपीएससी एई में आया हुआ है, मतलब उत्तराखंड, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एई के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका मेन मतलब क्या होता है कि ये कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो स्टील की क्वांटिटी बढ़ने के साथ बढ़ता है, स्टील की क्वांटिटी बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। कंट्रोल सरफेस क्रैक, हालांकि ये सब बुरे आंसर नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर जो आपका है वो है प्रिवेंट सडन फेलियोर, यानी अचानक से विफलता ना हो उसके लिए इसमें कम से कम थोड़ा सा रेनफोर्समेंट करना ही पड़ता है, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन?
पीछे हमने जब आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसमें जो आपका टारगेट स्ट्रेंथ होता है एफ टी बराबर जो होता है वो होता है एफ टी बराबर 1.65 सिग्मा डी प्लस एफ सी के। ये एक इक्वेशन पीछे आया था, अभी मैंने बताया था कि एफ टी जो ये जो होता है ये मीन स्ट्रेंथ या टारगेट स्ट्रेंथ है एफ टी, और एफ सी के करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। इसमें जो ये सिग्मा डी है, ये जो सिग्मा डी है उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते। तो एक बात बताइए, एफ टी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर स्क्वायर एम एम, इसका भी न्यूटन पर स्क्वायर एम एम। तो जो जुड़ता है, जैसे 2 केजी है तो उसमें 2 ग्राम नहीं ना जोड़ देंगे, 2 केजी और 2 ग्राम मिलके 4 केजी नहीं ना कर देंगे। तो डी सिग्मा डी का भी यूनिट वही होगा जो एफ सी के और एफ टी का होगा, यानी उसका भी यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर एम एम ही होगा या एम पी ही होगा। इसमें आंसर सी लगा रहा है, इसमें आंसर सी लगा रहा है जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा? एम पी होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मास्टर को नहीं आ रहा है, कई बार किताबों में आंसर गलत दिए रहते हैं या फिर उनका कंसेप्ट नहीं सही रहता है। यहाँ एम पी ए ही होगा सिग्मा डी का यूनिट। बात समझ में आ रही है ना? एम पी ए मतलब मेगा पास्कल या मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। आगे कह रहा है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कम। ये सब देखिए मैं बहुत करा चुका हूँ, जेई की क्लासेस मैंने इतनी ले रखी है, मतलब एमसीक्यू की धड़ाधड़ क्लासेस मेरी चलती हैं। तो मैं आप मेरे लिए बहुत आसान टास्क है इसको, ये सब करवाना बहुत इजी है मेरे लिए और बहुत अच्छे तरीके से करा सकता हूँ। बटरते आप लोगों का लेवल देख करके कराना पड़ता है क्वेश्चन का, फिर भी कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मान लीजिए जो हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, कोई ठीक नहीं है। अब कभी पेपर हुआ तो नहीं है, कोई भी टीचर अगर आपसे ये कह रहा है कि मैं ऐसे करा दूंगा और ये बहुत इससे बाहर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि कभी पेपर जब वैसा हुआ नहीं है तो सब लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब अंदाज़ा लगाने का सेंस किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मन लगा के पढ़िए, पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कम्पेयर टू कंक्रीट। कंक्रीट के कंपेयर में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है स्टील की वो कैसी होती है, मतलब कंक्रीट की तुलना में स्टील का। अब स्टील का होता है 1.78, तो कंक्रीट का होगा 3, तो स्टील का कम ही ना हुआ। फिर लिमिट स्टेट में जाएंगे तो इसका 3 की जगह पर 1.5 हो जाएगा और इसका 1.15 हो जाएगा, तब भी तो स्टील का हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखा जाता है। तो ये तो ठीक है कि कम होगा, लोअर होगा, आंसर तो सही है। देख लीजिए दोनों में मिलाया हुआ पूरा कि इसका आंसर जो होगा मतलब स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोअर होगा। क्यों लोअर रखा जाता है? क्योंकि कंक्रीट को बनाने का जो काम होता है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें दिक्कत ज़्यादा होती है, इसलिए सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा लेना पड़ता है। जबकि स्टील में सारा काम जो होता है उसको बनने उनने का वो प्लांट पे होता है, इस वजह से उतनी दिक्कत इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इसलिए इसमें सुरक्षा गुणांक की फिर भी लेते क्यों है जब सब कुछ सही है तो? क्योंकि देखिए भले बनता है स्टील उस पर हो, वर्कशॉप में हो या फिर प्लांट पर हो, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि इसका जो काटना छांटना मधाना वधाना होता है वो तो साइट पर होता है, उसमें तो गड़बड़ी होती है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना भी जरूरी है। बात समझ आ रही है ना? अगला कह रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज। स्टील मेंबर का मुख्य मतलब फ़ायदा क्या है? अगर आरसीसी की जगह स्टील का मेंबर लिया जाए तो इसका फ़ायदा क्या है आपका, ठीक है ना। तो द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर कह रहा है इट्स हाई स्ट्रेंथ, इसकी अच्छी मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है स्टील में, बिल्कुल। इट्स गैस एंड वाटर टाइटनेस, मतलब स्टील का कोई मेंबर है तो उसमें पानी या फिर गैस का लीकेज नहीं होता है, जबकि कंक्रीट वगैरह में ऐसा हो सकता है। इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ, इसकी सर्विस लाइफ क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए इसके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। मतलब एडवांटेज जो होता है स्टील का उसके सारे ही क्वेश्चन उसके एडवांटेज में आ जाएंगे, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है देखिए क्वेश्चन कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू ट्रांसवर्स लोडिंग विल बी। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक बात बताइए, ये आरसीसी का क्वेश्चन है ही नहीं है, ये सोम का क्वेश्चन है। सोम में क्या था? ऐसे कोई बीम का सेक्शन था इस टाइप से, तो उसमें शियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो कुछ ऐसे हो रहा था। जब डायग्राम खींच रहे थे तो याद करिए यहाँ पे शियर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हो रहा था। ये किस में? रेक्टेंगुलर बीम के लिए, आई बीम के लिए देखिए कुछ ऐसे, जब यही बीम आई रहती तो उसके लिए ऐसे हुआ था, याद करिए ज़रा, ऐसे सेक्शन गया था। ये सोम का टॉपिक था। इसमें यहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब आगे देखिएगा धीरे से यहाँ पे आगे क्या होता है।
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का पहले आंसर पर टिक कर लें, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब जो है वो नहीं है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है आगे, कह रहा कि वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बड़ा बेकार क्वेश्चन है कंक्रीट के लिए। क्या बोला है कि WSM की LSM, जब नहीं बोला है तब तो गलत हुआ ना यहाँ पे, क्यों, जब कुछ नहीं बोला है कि ये किसके अनुसार लेना है। अरे WSM से चलेंगे 3 होता है, LSM से चलेंगे तो 1.5 होता है, तो यहाँ पे एक खराब क्वेश्चन हुआ। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, तो कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक का वैल्यू जो होता है 1.5 भी हो सकता है, 3 भी। कुछ नहीं बोला है तो आपका गड़बड़ है, कोई एक ही ऑप्शन देना चाहिए था इसको। ऐसे क्वेश्चन फर्जी होते हैं, मतलब ऐसा। अच्छा ये भी मत सोचिएगा, ये देखिए ये UP SSC JEE में आया हुआ है, आप बताइए बच्चा क्या लगाएगा इसमें, UP SSC JEE में जो एग्जाम में आया हुआ है तो क्या लगाएगा स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन पर बाद में विवाद होते हैं और इन क्वेश्चंस को एग्जाम में से हटा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन पे विवाद होते हैं और ऐसे क्वेश्चन बाद में एग्जाम से हटा दिए जाते हैं। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द बैलेंस डिजाइन गिव्स, कह रहा है कि जो बैलेंस डिजाइन होता है वो क्या करता है। बैलेंस करने का मतलब कंक्रीट का सेक्शन जितना बड़ा हो, छड़ों की मात्रा बिल्कुल उसके अनुरूप हो, उसमें स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया एंड मैक्सिमम AST, ये तो गलत बात है। मतलब कह रहा कि इसके जो बैलेंस सेक्शन होता है वो कंक्रीट का एरिया तो कम रखता है लेकिन AST ज़्यादा लगा देता है, गलत बात। इसमें कह रहा बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया एंड मिनिमम AST। तो देखिए स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया का मतलब हुआ जितने छोटे से छोटे सेक्शन से काम चल जाए और कम से कम उसमें क्या दिया जाए, AST भी कम से कम रखा जाए, तो ऐसे सेक्शन को ही बैलेंस डिजाइन कहते हैं। बैलेंस डिजाइन में कोई चीज़ कम नहीं होती है, वो जितनी ज़रूरत होती है, जैसे हमें अगर 20 की ज़रूरत है तो मिनिमम 20 तो हमको चाहिए ही, तो वही मिनिमम प्रोवाइड कर दिया जाता है उसमें। दूसरा कह रहा है लार्जेस्ट कंक्रीट एरिया, अरे भैया बड़ा बना के बैलेंस थोड़ी होगा, तो बेकार हो जाएगा, वेस्ट होने लगेगा। फिर लार्जेस्ट कंक्रीट मतलब बी ऑप्शन आपका सूटेबल है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है। आगे कह रहा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म विथ, कह रहा कि अगर सेक्शन बैलेंस हो तो उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसी संतुलित अनुभाग, देखिए आप सेक्शन को अनुभाग लिखा है, वैसे सेक्शन का यहाँ पे मतलब होता है काट, लेकिन हिंदी करने के चक्कर में गलत अनुभाग लिख दिया। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन रेनफोर्स सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग लीवर आर्म, यानी लीवर आर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, C को मल्टीप्लाई करें कि T को, अरे भैया दोनों को कर सकते हैं। लीवर आर्म में चाहे आप C को मल्टीप्लाई करिए चाहे T को मल्टीप्लाई करिए, और दोनों ही केसेस में उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा बैलेंस के लिए। ये मैंने पहले ही कई वीडियो में बता चुका है। कम से कम इतना तो आपको यूट्यूब पे फ्री ही मिल जाएगा डेमो क्लास में ही, बाकी पेड वाले में जो है वो है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला है कंप्रेशन, दूसरा है टेंसल, और C है आइदर कंप्रेशन और टेंसाइल, यानी इसमें क्या होगा, दोनों ही आंसर क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक है। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन अंडर एनफोर्स सेक्शन, कह रहा है कि अगर सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है, याद करिए लेक्चर्स को, जब मैं अंडर और ओवर को अच्छे तरीके से समझा रहा था और बार बार समझा रहा था कि अगर अंडर होता है तो स्टील जो होती है वो कम मात्रा में होती है, अंडर मतलब अल्प प्रबलित होता है, ठीक है ना, स्टील कम मात्रा में होती है, और स्टील जब कम मात्रा में होती है तो वही फेल भी होगी, यानी उसी में प्रतिबल अपनी सीमा पर पहुंच जाएंगे। यानी देखिए जब भी किसी मटेरियल में स्ट्रेस उसकी लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो मटेरियल फेल हो जाता है। तो स्टील जब कम मात्रा में होती है तो उसमें प्रतिबल अपनी सीमा पर पहले पहुंचते हैं, जबकि कंक्रीट मजे में रहता है। जबकि अगर ओवर हो तो स्टील ओवर हो जाने से स्टील में प्रतिबल अपने लिमिट पे नहीं पहुंचते हैं, कंक्रीट में पहले पहुंच जाते हैं। तो अल्प यानी अंडर में क्या होगा, स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, मतलब स्टील में प्रतिबल अपनी सीमा पर पूरी तरह से पहुंचते हैं, और उसके अंडर में स्टील में पहुंचेगा, स्टील सीमा पर पहुंच के उसके बाद फेल हो जाएगी और कंक्रीट बचा रहेगा। तो अंडर एनफोर्स सेक्शन उनमें जिनमें फेल्यूर किसका होता है, स्टील का होता है, और स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस मतलब स्टील में प्रतिबल पूरे के पूरे उत्पन्न हो जाते हैं। कह रहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, कह रहा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है ना। देखिए आप ये सोम का क्वेश्चन है, देखिए एक होता है सबसे जरूरी जो होता है वो आपका मतलब ज़्यादातर यूज होने वाला वो है यंग मॉडुलस ही, और ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जबकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो G या C से दिखाते हैं ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन।
ये इसका फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस कहा जाता है। ये सोम का टॉपिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव नहीं, ये होगा शियर स्ट्रेस। सी वाला ऑप्शन देखिएगा सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस आब्लिक शियर स्ट्रेन, आब्लिक नहीं बल्कि डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ये चीज़ें मैंने आपको हुक्स लॉ में ही बता दिया था, सोम में ही, ठीक है ना। आगे करा है कि इफ रेजिडुअल स्ट्रेंथ इज 40 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एज लोड ऑफ स्ट्रेस 20 kg पर स्क्वायर, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब ये आपके एग्जाम या किसी भी दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि आप याद कर सकते हैं कि चरम और कार्यकारी ये गलत दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीका दूसरा होता है। अब ये आपके सिलेबस में दे दिया, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया वो दे दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम के लिए सही नहीं है और इसने बुक में भी इसको गलत लगाया है। और मज़ेदार बात जानते हैं, इनके कैलेंडर में 31 अप्रैल भी आता है। ये यूथ कंपटीशन की किताब से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें 31 अप्रैल के दिन होते हैं, उनका खुद का कैलेंडर छपता है पर्सनल, ठीक है ना। तो आगे चलिएगा, आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन सही नहीं है, सही है मतलब लगाया इसको गलत गया, सॉल्विंग भी गलत है इसकी, इस पर कमी और जब जेई की क्लास में आएंगे तब चर्चा। ये डिप्लोमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कह रहा है कि वो डिजाइन का है भाई, वो मतलब आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी में शुरुआत का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक का, मतलब वो आपको जो डिजाइन का आरंभ हुआ है उसकी बात कर रहा है, वहां से आपको नहीं जाना है। कह रहा है डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज। कह रहे बताइए शियर वगैरह में जो डायगोनल टेंशन के लिए आप व्यवस्था करते हैं वो किसके किसके रूप में करते हैं। अगर आपने शियर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं या तो बेंटअप बार लगाते हैं आप, जैसे बीम ऐसे पूरी की पूरी ऐसे बीम है, सपोज ये बीम है ऐसे, तो इसमें या तो आप छड़ें ऐसे ले जाके ऐसे कुछ छड़ें आगे जाती हैं, जबकि कुछ ऊपर की तरफ ऐसे क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं जा करके कुछ, तो इनको बेंटअप बार बोलते हैं। जबकि जो ऐसे स्टीरअप के रूप में दिया जाते हैं, ऐसे छल्ले के रूप में दिए जाते हैं, ऐसे छल्ले लगाए जाते हैं पूरे ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इनको कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स। बात समझ में आ रही है ना। तो इन वर्टिकल स्टीरअप और बेंटअप बार का काम है शियर को रजिस्ट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंटअप बार्स एंड वर्टिकल स्टीरअप। बात समझ में आ रही है ना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विस्ट। कह रहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके साथ बढ़ती है। जाहिर से बात आपने देखा था, अभी अभी मैंने लेक्चर जब पढ़ाया बॉन्ड वाला तो उसमें आपने देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 1 लिमिट स्टेट की बता रहा हूँ 1.2 1.4 कंक्रीट के ग्रेड के बढ़ने के साथ ये बढ़ती है। लेकिन ये किसके लिए है? प्लेन छड़ों के लिए है। ये जो है वो पूरा वो प्लेन छड़ों के लिए है। जबकि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि छड़ें आपकी कैसी रहें, ट्विस्टेड रहें, डिफॉर्म रहें, तो यही 60% तक बढ़ता है। ये 1.6, ये 1.92, मतलब इनको 60% क्या किया जाएगा? इंक्रीज कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसका अर्थ समझ लीजिए, सिंपल सिंपल सी बात, कि ये पूरा जो है हिसाब किताब ये बता रहा है कि कंक्रीट का ग्रेड बढ़ने के साथ बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है? बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कंक्रीट के ग्रेड के साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके लिए, किसके कारण होता है इसमें, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के दो रीजन होते हैं, फ्रिक्शन और अधेशन। फ्रिक्शन देखिए, अगर ये बीम है, ये बीम आपकी इस टाइप से है और इसमें ऐसे छड़ डाली गई है, तो ये इसमें चिपकी रहेगी तो खींच के सरकेगी नहीं। तो वो ताकत इसके अंदर कहाँ से आई? ये जो यहाँ से ऐसे स्टील डाली गई थी ये सरकेगी नहीं। तो क्या प्लेन रहती तो सरकती कि नहीं? प्लेन रहती तो सरकती कि नहीं? प्लेन बार जल्दी सरकता, ऊपर से जो एकदम चिकना रहता है वो थोड़ा जल्दी सरक जाता, लेकिन जो ट्विस्टेड वाला है वो देर से सरकता। तो इसके वजह दो हैं। अगर प्लेन रहता तो उसमें फ्रिक्शन तो होता, सॉरी आधेशन तो होता, उसमें प्लेन वाले में आधेशन होता, यानी आसंजन, यानी दो अलग अलग पदार्थों के बीच जो चिपकाव बल होता है, आधेशन तो होता उसमें, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन के लिए उसको क्या कर दिया गया? खुरदुरा कर दिया गया। तो दोनों मिल जाता है जनरली। अगर पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है तो इसके रीजन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। कौन? बोथ फ्रिक्शन एंड अधेशन, दोनों की वजह ही से बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है? होती है, ठीक है ना। आगे कह रहा है टॉर्जन रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। किसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट में एक चीज जान लीजिएगा, टॉर्जन मतलब देखिए अभी इस बीम में डिफ्लेक्शन होता है, शियर होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, इन सब के साथ साथ उसमें टॉर्सन भी होता है। और टॉर्सन को रजिस्ट करने के लिए
बीम में किसी भी प्रकार की किसी भी रेनफोर्समेंट को अगर बढ़ाया जाए, चाहे शियर रेनफोर्समेंट हो, चाहे मेन रेनफोर्समेंट हो, मेन मतलब जो लॉन्गिट्यूडनली तनाव के लिए बिछाई जाती हैं वो छड़ें हो, या शियर की हो, कोई भी हो, उसमें अगर छड़ों की क्वांटिटी बढ़ेगी यानी रेनफोर्समेंट बढ़ेगा, तो इतना जान लीजिए कि इसकी टॉर्जन रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बीम की बढ़ेगी। बात समझ आ रही है ना। तो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा क्या, आपका पहला करा डिक्रीज विद डिक्रीज इन स्टीरअप स्पेसिंग। एक बात है, स्टीरअप की स्पेसिंग को डिक्रीज करने पर टॉर्जन रेजिस्टेंस घटेगा, जबकि स्टीरअप अगर देखिए ऐसे, अगर सॉरी अगर बीम ऐसे है आपकी, ठीक है ना, इसमें स्टीरअप जो है ऐसे लगे हैं, एक सेकेंड, इसमें स्टीरअप ऐसे लगे हुए हैं, तो इनकी स्पेसिंग को अगर डिक्रीज किया जाए, ध्यान समझिएगा, इनकी स्पेसिंग को अगर डिक्रीज करके, डिक्रीज का मतलब इनकी स्पेसिंग को और नज़दीक नज़दीक कर दिया जाए, तो बताइए स्टीरअप की संख्या पहले से ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं। जैसे इसमें अगर 6-7 होंगे तो इसमें 10-12 होने लगेंगे, यानी स्टीरअप की स्पेसिंग को घटाने से स्टीरअप का रेनफोर्समेंट यानी नंबर ऑफ स्टीरअप ज़्यादा हो जाती हैं, और जब नंबर स्टीरअप ज़्यादा होती हैं तो टॉर्सन रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी ये पूछा हम लोगों से है कि टॉर्सन रेजिस्टेंस कैपेसिटी इज गिवन, कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन स्टीरअप स्पेसिंग। गलत बात, स्टीरअप स्पेसिंग के डिक्रीज होने के साथ साथ ये बढ़ता है, घटता नहीं है। स्टीरअप स्पेसिंग को डिक्रीज करेंगे, रेनफोर्समेंट बढ़ेगा और टॉर्जन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। बी कह रहा है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार, अगर लॉन्गिट्यूडनल बार को सीधा सीधा इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा, गलत। लॉन्गिट्यूडनल बार्स का बढ़ना आप इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इसका जो टॉर्जन रेजिस्टिंग है वो बढ़ाएगा। अगला कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल बार, ये भी गलत है कि डिपेंड ही नहीं करता है। डिपेंड ऐसे करता है कि जितना रेनफोर्समेंट बढ़ेगा, यानी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्टीरअप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टील को बढ़ाया जाए और स्टीरअप को बढ़ाया जाए, स्पेसिंग की नहीं, स्टीरअप की संख्या को बढ़ाया जाए, तब इसका टॉर्जन रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है ना। ऑप्शन हो गया क्लियर। कह रहा पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही वाला बताइए। कह रहा है पहला, द बेंट अप बार्स एट सपोर्ट रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मैंने बताया था जब बेंट किया जाता है ऊपर की तरफ तो असल में सारी छड़ें तो नीचे होती हैं। सपोज करिए बीम है आपकी, तो इसमें सारी छड़ें तो नीचे हैं, तो नीचे हैं जरूर, ऐसे ध्यान समझिएगा, ये ऐसे नीचे छड़ें हैं। अब नीचे हैं तो इन पर तनाव, लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर यहाँ पर ऐसे सपोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर यहाँ पर ये बीम जो होती है आपकी वो ऐसे आगे की तरफ अगर निकली होती, सपोज करिए ऐसे निकला होता आगे की तरफ, ये बीम क्या होता आगे की तरफ ऐसे निकला होता, तो यहाँ पर जो ये जब ये वाला हिस्सा जब ऐसे झुकेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे जाके ऐसे झुकेगा, यानी ऐसे झुकेगा, तो यहाँ पर इस पोर्शन में ऊपर तनाव आ जा रहा है। देखिए नीचे तनाव आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे, लेकिन जब झुकता है उधर ओवरहैंग होता है तो नीचे तनाव आता है। तो इसलिए सपोर्ट पर जब ये छड़ें जो होती हैं ये ऐसे ले जाके ऊपर मोड़ी जाती हैं, तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी अपर डायरेक्शन में जो बेंडिंग मोमेंट है उसको भी रजिस्ट करने का काम ये करती हैं, ठीक है ना। पहला इसका बात हुआ कि द बेंट अप बार्स एट सपोर्ट्स रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, बिल्कुल भी सही है। पहली बात की इसमें करेक्ट चुनना है तो पहला वाला तो करेक्ट है। कहता बेंट अप बार्स एट सपोर्ट रजिस्ट द सीयरिंग फोर्स, ये सीयर फोर्स को रजिस्ट करती हैं। अरे जाहिर सी बात है, सीयर फोर्स के लिए इनको डिजाइन किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सी कह रहा कि द बेंडिंग ऑफ बार्स नियर सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री, ज़्यादातर केसेज में 45 डिग्री पर मोड़ी जाती है, बिल्कुल सही है। यानी चारों ही ऑप्शन क्या है इस टॉपिक के, बिल्कुल भी सही है। अब अगला कह रहा है कि इफ अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन सीयर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिकमेंड। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब स्लैब सीयर में फेल होता है, कोई भी स्लैब, जब आप पढ़ेंगे ऐप पर तो देखेंगे स्लैब वन वे टू वे क्या होता है, फ्लैट स्लैब क्या होती है, सबकी क्या क्या शर्तें हैं। क्या है, कह रहा है कि इफ़ ए टू वे स्लैब इज़ फाउंड टू बी अनसेफ इन सीयर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिकमेंड। मतलब कोई एक टू वे स्लैब है, टू वे और वन वे क्या होता है ये आपने वीडियो में देखा होगा। जब किसी स्लैब का, अगर कोई स्लैब कुछ इस टाइप से, सपोज करिए स्लैब काफ़ी इस टाइप से ऐसे लंबे में है, तो इसको वन वे कहेंगे। मतलब ये एक दिशा में फैलाव है इसका, एक दिशा में, तो इसको वन वे कहेंगे। अब ये कैसे पता चला टू वे कैसा होगा, टू वे कुछ ऐसा दिखेगा, ये टू वे है। क्यों, जब ये इसका लंबाई हो, ये एल हो और ये बी हो, जैसे यहाँ पर ये भी इसका एल है, ये इसका बी है, तो
तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब L/B का जो रेशियो होता है वो 2 से ज़्यादा हो जाए, L/B का रेशियो 2 से ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये वन वे है, और अगर ये 2 से कम रहे तो ये टू वे स्लैब कहा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर वन वे हो या टू वे, स्लैब कोई भी हो, ठीक है ना, अगर इसमें रेनफोर्समेंट होती है तो छड़ें कुछ ऐसे जाती हैं, ऐसे सपोज करिए छड़ें ऐसे गई, एक छड़, दो, ऐसे छड़ें ऐसे क्या होती हैं, फैलती जाती हैं, इनमें ऐसे ऐसे दूसरी छड़ें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार या मेन बार ये है शॉर्ट वाली, और लॉन्ग वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये छड़ें ऐसे बिछती। किनारे पर छड़ों को क्रैंक कर दिया जाता है अल्टरनेटिव, एक के बाद एक छड़ें क्या की जाती हैं, मोड़ दी जाती हैं L/7 पे। लेकिन अगर देखते हैं सीयर की व्यवस्था के लिए बीम अगर होता तो बीम में वर्टिकल स्टीरप्स डाले जाते हैं, लेकिन इसमें स्टीरप्स तो डाल नहीं पाएंगे क्योंकि छड़ पूरी चटाई की तरह बिछी रहती है, मैट होता है पूरा वो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्लैब में अगर सीयर फेलियर, वैसे तो सीयर में फेल होती नहीं है स्लैब, कोड खुद ही मना करता है कि कोई ज़रूरत नहीं कि किसी स्लैब को सीयर के लिए चेक किया जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई संभावना है तो आप सीधे अगर फेल हो रहा है तो सीधे उसकी मोटाई को बढ़ा देंगे, यानी स्लैब की थिकनेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कब दिक्कत होती है, जब टाउ वी जो होता है वो V/BD होता है। अब दिक्कत तो तभी ना होती है जब टाउ वी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, टाउ सी से। तो हमें तो यही करना है कि इस टाउ वी को बढ़ने नहीं देना है, इस टाउ वी को बढ़ने नहीं देना है। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये V/BD जो है उसको कम कर देना है, तभी तो टाउ वी कम होगा। ये खतरा है, ये अभी कंडीशन जो है वो खतरा, जब टाउ वी, तो टाउ वी को कम करिए, बढ़ना नहीं। टाउ वी कैसे कम होगा, तो आप जानते हैं टाउ वी जो है उसको कम करने के लिए डी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बी तो स्लैब का 1000 mm फिक्स होता है, उसकी चौड़ाई, स्लैब का इसका जो चौड़ाई होता है 1000 mm वो फिक्स होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये हिसाब किताब क्लियर रखिएगा कि डी यानी उसकी थिकनेस को बढ़ाने से टाउ वी घट जाएगा। जब टाउ वी कम होगा तो ये सिंबल जो यहाँ लगा है ये ऐसे हो जाएगा और सेफ हो जाएगा पूरा। बात समझ में आ रही ना। यानी जब भी कोई स्लैब सीयर में अनसेफ होती है या वो असुरक्षित समझ में आता है तो चुपचाप उसका मोटाई क्या करना है, स्लैब का बढ़ा देना है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लैब। बात समझ में आ रही ना। अब अगला कह रहा है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके द्वारा अफेक्टेड होती है। पहला कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या इस्पात के गुण पर, अरे इस्पात का गुण, कंक्रीट का गुण और कंक्रीट का गुण। इस्पात का गुण का मतलब स्टील की प्रॉपर्टी, अगर ये 415 है तो अलग इसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है 60% तक बढ़ जाता है, और अगर ये जो आपका है वो क्या है, आपका स्टील, ये आपकी 250 की है तो इसका कम होता है। तो स्टील की प्रॉपर्टी से प्रभावित होता है बॉन्ड स्ट्रेस। कंक्रीट की प्रॉपर्टी तो ग्रेड वाइज तो बॉन्ड स्ट्रेस यानी टाउ BD की जो वैल्यू होती है वो मुख्यतः ग्रेड पर ही तो निर्भर करती है कंक्रीट के। आपने देखा होगा कि WSM में 0.6, 0.8, 0. M15 के लिए 0.6 होगा, M20 के लिए 0.8 होगा, M25 के लिए 0.9 होगा। इसी तरीके से टाउ BD की वैल्यू कंक्रीट पर प्लस कंक्रीट का संकुचन, संकुचन का मतलब होता है कंक्रीट जब, जैसे मान लीजिए ये आपका सपोज करिए ये बीम हुआ, बीम में ऐसे जो है आपकी स्टील डाली गई है, स्टील को डाला गया, फिर कंक्रीट जब पकने लगेगी धीरे धीरे तो ये स्टील को संकुचित यानी सिकुड़ करके चारों तरफ से स्टील को क्या करती है, पकड़ लेती है। तभी तो जितना ज़्यादा संकुचित करेगी बॉन्ड स्ट्रेस उतना ही बेहतर बनेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तीनों पर निर्भर करता है, जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ये ABC तीनों पर निर्भर करता है, यानी ABC तीनों ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक शुड बी एट लीस्ट। एक चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी कोई हुक बनाया जाता है, जैसे हुक ऐसे गया, छड़ को मोड़ा गया हुक के रूप में, तो जब उसको हुक के रूप में ऐसे मोड़ा जाता है तो इसका जो यहाँ पे डाया होता है ना, सपोज करिए कि अगर यहाँ पर देखें तो एक डाया ऐसे बना रहा होगा, ये एक सर्कल टाइप से मुड़ा होगा, तो इस सर्कल का जो डाया होता है ना वो कितना होता है, तो सर्कल का डाया होता है कितना, 4-5 पर इसको कम से कम मोड़ा जाएगा, और इसके बियॉन्ड जो ये लंबाई आगे निकाली जाती है ये भी कम से कम स्ट्रेट लेंथ 4-5 होनी चाहिए। मतलब जब कोई हुक बनाया जाता है तो हुक के आगे अतिरिक्त लंबाई कितनी निकाली जाती है, वो 4-5। ये सब याद ही करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोड ने बताया है, मोड़ने तोड़ने के जो नियम है वो कोड ने बताए हैं, और ये सब मैंने डिस्कस किया है लेक्चर पढ़ाते समय, ठीक है ना।
अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज गिवन बाय। बताइए नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो होता है वो टाउ वी वो कितना होता है। सिंपल सी बात है, वो आपका कितना होगा। ये नीचे एक लाइन लिखी है कि नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग का मतलब होता है संकेतों के अर्थ सामान्य है। तो इसमें देखिए वी बाई बी डी कहाँ है, एक ही ऑप्शन है केवल वी यू बाई बी डी, चाहे वी बाई बी डी रहता है चाहे वी यू। तो ये लिमिट स्टेट में वी यू बाई बी डी होता है, डब्ल्यू एस एम में वी बाई बी डी होता है। बात समझ में आ रही, तो यही ऑप्शन चाहिए, यही तो टाउ वी का वैल्यू है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यूजिंग 20 मिलीमीटर डायमीटर Fe415 बार्स कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ LD टेक डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.4। ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू बोला है किसकी, टाउ बी डी की वैल्यू बोला है। आप 1.4 लीजिए और आपको कैलकुलेट करना। हो सकता है एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ करे तो आपको यहाँ से आराम से इसका बॉन्ड स्ट्रेस यानी होता है LD का फॉर्मूला होता है 0.87 Fy5 अपॉन 4 टाउ बी डी, यही फार्मूला होता है। ये मैंने डेवलपमेंट व बॉन्ड वाला जब चैप्टर है उसमें पढ़ाया है कि फार्मूला आया कहाँ से। इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए। अरे भाई 0.87 हो गया, Fe415 की जगह पर 415 की स्टील 415, 5 मतलब छड़ का डायमीटर रख दीजिए, 4 हो गया, टाउ बी डी की वैल्यू 1.4 रख दीजिए। सब रखेंगे, यहाँ पर देखिए आंसर आ गया है 821.4। हो सकता है इसका आंसर गलत हो, कई बार ये किताब में आंसर गलत लगाता है, तो आप अपने से लगाइएगा। इसमें एक गलती इसने क्या किया, यहाँ पे ये WSM वाला फार्मूला लगाया है। ये देखिए फार्मूला LD का WSM वाला लगाया है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में ना देखिए, इसीलिए इसका 821 आया। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कौन सा सही कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी सही कर रहा है। डी में है 966, देख रहे हैं डी में 966 है ना। इसका अर्थ क्या समझे आप 230 मत रखिएगा, ये गलत लगाने की वजह से गलत आया। किताब में देखिए सॉल्यूशन है, ये किताब के सॉल्यूशन भी गलत है। यहाँ 230 के जगह पर आप क्या रखेंगे, अरे फार्मूला तो असल में WSM का होता है। ये फार्मूला जो लगाया है इसने, ये WSM का है, सिग्मा ST5 अपॉन 4 टाउ बी डी। यही LSM का फार्मूला होता तो कुछ नहीं, LD बराबर आप रखिएगा 230 के जगह पर रखिएगा 0.87 Fy5 अपॉन 4 टाउ बी डी। ये लगाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये आंसर क्या होगा, आ जाएगा। देख लीजिएगा करके, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। बॉन्ड किससे किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। कह रहा है यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का हायर ग्रेड या रिच मिक्स प्रयोग करने से। बिल्कुल सही बात है, जितना अधिक ग्रेड का कंक्रीट बॉन्ड स्ट्रेस उतना ज़्यादा। यूजिंग डिफार्म बार, यानी छड़ें जो है वो विरूपित यानी डिफार्म छड़ों का यूज करने से। अगला कह रहा है प्रॉपर क्यूरिंग। क्यूरिंग माने तराई जितनी करेंगे कंक्रीट उतना ही अच्छे से संकुचित होकर पकती है। यानी सारे ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बॉन्ड स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किसके किसके रूप में शियर एनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है। पहला कह रहा है वर्टिकल स्टीरअप्स, बेंट अप बार्स, इंक्लाइंड स्टीरअप, सभी। यानी जो बार्स होती हैं वर्टिकल स्टीरअप भी होती हैं, इंक्लाइंड स्टीरअप भी कई बार यूज की जाती हैं। इंक्लाइंड स्टीरअप भी में कैसे यूज की जाती हैं, चलिए वही देख लेते हैं इसको कि इंक्लाइंड स्टीरअप कैसी होती हैं। ये आपकी हैं, ये आपका जो है बीम है, और बीम में चलिए ये आपकी एक छड़, सॉरी ये नीचे वाली छड़ हो गई, ये ऊपर वाली, इसमें ये वर्टिकल स्टीरअप्स हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर है। कुछ छल्ले कई बार ऐसे ऐसे भी लगाए जाते हैं, घेर करके इंक्लाइंड करके, तो इनको इंक्लाइंड स्टीरअप कहते हैं। हालांकि तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन होगा। अगला देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूरा शियर को खोल के रख दिया है कैसे कैसे। इफ़ टाउ वी इज़ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ सी इज डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड टाउ सी मैक्स इज द मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कर ये देखिए कंडीशन है, याद करिए जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने शियर के लिए आरसीसी में कंडीशंस बताए थे। कंडीशन क्या क्या है जरा देखिएगा फटाफट से। पहली कंडीशन कह रही है कि अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो तो सेक्शन इज टू बी डिजाइन फॉर शियर, सेक्शन को शियर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। गलत, सेक्शन को शियर के लिए नहीं बल्कि सेक्शन को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सेक्शन को। क्यों, ई बंधु बढ़ गया टाउ सी मैक्स से। अगर टाउ सी मैक्स से वैल्यू बढ़ रही है तो पूरे सेक्शन को ही क्या करना पड़ेगा, शियर के लिए नहीं बल्कि पूरे सेक्शन को ही फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा कह रहा है, अरे हमने कंडीशन पढ़ाई है, कंडीशन क्या थी, टाउ भी ना बड़ा कम हो, किससे, टाउ सी बाई 2 से, माने बहुत कम हो जा रहा है, यानी सेक्शन की स्ट्रेंथ के आधे से भी कम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रेनफोर्समेंट नहीं। टाउ वी कम हुआ टाउ सी से, मिनिमम दे दिए। टाउ वी बढ़ गया टाउ सी से, डिजाइन किए, लेकिन टाउ वी अगर बढ़ गया
टाउ सी मैक्स से सेक्शन पूरा का पूरा फिर से रिडिजाइन किया जाएगा। इसमें कोई भी संभावना नहीं कि सीयर का डिजाइन होगा। पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि इफ़ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स मिनिमम सीयर एनफोर्समेंट, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी कम है तो कह रहा है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन है नीचे वाला जो कह रहा है कि टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, इसमें तो डिजाइन करना पड़ेगा। ये वाला जो चौथा कंडीशन है उसमें डिजाइन होगा, इसमें मिनिमम होगा, और ये दोनों तो स्टेटमेंट ही पूरे के पूरे गलत हैं। टाउ सी मैक्स में सेक्शन पूरा का पूरा बदला जाएगा, छड़े का रेनफोर्समेंट नहीं बल्कि बदला जाएगा साइज ही उसकी, ठीक है ना। ये कंडीशन मैंने पढ़ाया है सीयर वाले में, एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे, इन आरसीसी रूफ स्ट्रेट बार लेंथ ऑफ हुक टेक एज वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द बार। एक चीज़ बताइएगा, आरसीसी रूफ में स्ट्रेट बार लेंथ का मतलब, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है। स्ट्रेट बार लेंथ का मतलब होता है कि इसमें हुक में कितना रखा जाता है। तो ये कोड देखिए बदले हुए कोड का डेटा है, ये बिल्कुल सही डेटा नहीं है, बदले हुए कोड का डेटा है। आप इसका आंसर 9D बिल्कुल सही नहीं है असल में, लेकिन इसमें सबसे सूटेबल 9D है। कहेंगे कैसे, देखिए ये आपके एग्जाम में आने का चांस कम है, आया भी तो आप याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे आपका IAS 456 चल रहा है, कई जगह अलग अलग कोड चलते हैं, सबके अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है अलग अलग। तो 9D परफेक्ट नहीं है बट सूटेबल है, इसलिए अभी के लिए याद रखिए। जो डिटेल बात होगी वो वीडियो में इसके बारे में समझ में पाएंगे आप, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला, डायगोनल टेंशन इन बीम। कह रहा कि बीम में डायगोनल टेंशन जो होता है वो क्या होता है, कह रहा इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। एक चीज़ बताओ दोस्त, जब हम बीम ऐसे बनाए थे और बोले थे कि डायगोनल टेंशन में जब ये फटेगी, तो मैंने बोला था ये कुछ नीचे इसमें ऐसे, जब ये ऐसे मुड़ती है ऐसे, तो इनमें दरारें ऐसी आती हैं, ऐसे दरारें फटती हैं, ठीक है ना। ऐसे ध्यान से रखिएगा, ये ऐसे दरारें रहती हैं, ऐसे दरारें बीम में फट जाती हैं। एक चीज़ बताओ कि किधर की तरफ दरारें घट रही हैं। देखिए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे दरारें ख़त्म होती जाएंगी या पतली होती जाएंगी, नीचे तनन क्षेत्र में दरारों का जो सीन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कहानी है। कह रहा है कि डायगोनल टेंशन इन बीम, कह रहा है कि इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, मतलब मैक्सिमम फिर सबसे ज़्यादा दरार होती है, गलत बात। डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव न्यूट्रल एक्सिस। कह रहा है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके नीचे जो है, यानी न्यूट्रल एक्सिस जो आपका है उसके जो है नीचे जो है वो घटता है और ऊपर बढ़ता है, गलत है। कह रहा है डिक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे घटता है और ऊपर बढ़ता है, ये गलत ऑप्शन है। यानी आपका अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है इंक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जो आपकी ये है न्यूट्रल एक्सिस, इसके नीचे क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर क्या होता है, घटता है। यही ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 ग्रेड की कंक्रीट के लिए द वैल्यू ऑफ फ्लेक्जरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी। कह रहा है फ्लेक्जरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं फ्लेक्जरल वैल्यू जो FCR होती है वो होती है 0.7, और अंडर रूट क्या होती है, FCK, अंडर रूट क्या होती है, FCK। तो आप ये M50 की है तो यानी 0.7 और अंडर रूट FCK में रख दिया आपने 50। तो अब इसको देखिए बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो 49 इसके काफ़ी पास है, और 49 का होता है 7, तो ये 0.7 इंटू 7 करेंगे तो 4.9 के नियर अबाउट, यानी 5 वाला आंसर क्या हो सकता है आपका, बिल्कुल सही। यानी 4.9 का अगर देखिए नियर अबाउट लेके चलें, कैलकुलेटर रहेगा तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग लगा देंगे, 5 वाला, क्योंकि 4.9 है नहीं ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन है आपके पास क्या, 5 न्यूटन पर स्क्वायर mm या 5 मेगा पास्कल। ये भी एग्जाम 31 अप्रैल को हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखिएगा अगला, करा कि द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M150 सीमेंट कंक्रीट। लोकल बॉन्ड स्ट्रेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसके लिए, 150 यानी 15 ग्रेड के लिए, ठीक है ना। देखिए होता है लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग M15 के लिए एक ये किसमें है, न्यूटन पर स्क्वायर mm में, न्यूटन पर स्क्वायर mm में। इसी तरह M20 के लिए होता है 1.2, M25 के लिए होता है 1.4, M30 के लिए होता है 1.5। तो ये जो 1 न्यूटन पर स्क्वायर mm है, इसको जब केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खाली कहेंगे सर आप न्यूटन को बदलें केजी में तो घटना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आई स्क्वायर mm भी सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। एक चीज़ जान लीजिए, कोई चीज़ न्यूटन पर स्क्वायर mm है उसको सेंटीमीटर मतलब बस 0 1 बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला कह रहा है इसका, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm। एक चीज़ जान लेना दोस्त, जब किसी बीम की गहराई, जैसे ये बीम है काफ़ी गहरी बीम हो गई, ठीक है ना, मतलब चौड़ाई की तुलना में काफ़ी गहरा हो गया, तो ऐसे केस में मेन बार मान लीजिए यहाँ पे नीचे 3-4 ऐसे मेन बार हैं, ऊपर 2 बार हैं, इसके बाद इसमें जो है लगे हैं क्या, स्टीरअप ऐसे लगे हैं, लग गए, तो ये ना बकल करता है, तो इसमें साइड रेनफोर्समेंट भी दिया जाता है, यहाँ भी इससे रेनफोर्समेंट किया जाता है, बाइंडर्स बांधे जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया है किसमें, कोडल प्रोविजन वाले में। तो ये साइड रेनफोर्समेंट जो दिए जाते हैं, ये जो छड़ें दी गई है, देखो साइड प्लान में दिख रही हैं, लंबी लंबी छड़ें पीछे, इनका जो क्रॉस है वो पॉइंट दिख रहा है, ये जो छड़ें दी गई हैं उनके बीच की आपसी दूरी, मतलब ये वाली जो दूरी है, एक सेकेंड, इनके बीच की जो ये आपसी दूरी है, ये कभी भी 300 mm या बीम की चौड़ाई b या फिर इन दोनों में से जो कम हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, तो ये कुल मिला के 300 से ज़्यादा नहीं होगा। b अगर 350 है तो वो 300 से ज़्यादा नहीं होगा, और b अगर 250 है तो 250 से ज़्यादा नहीं होगा। जो कम होगा उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखी जाएगी। यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ वेब मोर देन 750 mm एज, तो वो हो जाएगा 300 mm विड्थ ऑफ बीम, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से जो कम हो वही रखा जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, ये कब किया जाता है, ऐसा कब किया जाता है कि ये वाली बीम में, अच्छा इस बीम में भाई साहब जब इसमें ये स्टीरअप्स हैं, ठीक है ना, और नीचे इसमें छड़ें लगी हैं ऐसे, ये छड़ें सपोज करना लगी हैं, यहाँ पे 3 यहाँ लगी हैं और सपोज करना 2 छड़ें ऊपर यहाँ एंकर बार लगी हैं। तो ये साइड में देने का प्रोविज़न कब आया, ये साइड वाला, ये साइड वाला तब होगा जब बीम की डेप्थ डी 750 mm से क्या हो जाए, बढ़ जाए। इस साइड वाले छड़ों को हम लोग, इस साइड वाले छड़ों को हम लोग कहते हैं वेब रेनफोर्समेंट या लैटरल रेनफोर्समेंट, या इसका अगला नाम है फेस बार। इसके कई नाम है, लैटरल रेनफोर्समेंट, फेस बार या फिर वेब रेनफोर्समेंट, ये सारा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए अब आपका जरा क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड। कह रहा सिंगली रेनफोर्स बीम में कह रहा रेनफोर्समेंट कहाँ रखा, अरे भैया नीचे रखा जाता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। ऑप्शन क्या है, एट द न्यूट्रल एक्सिस गलत, एबव न्यूट्रल एक्सिस ये भी गलत, सी वाला कह रहा बिलो न्यूट्रल एक्सिस ये सही, एट द कॉर्नर ऑफ द बीम ये भी गलत है। मैंने सबसे सही ऑप्शन क्या है, छड़ कहाँ लगाई जाती है, नीचे, खत्म। अगला, द मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट बी लेस देन। कह रहा कि मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, फार्मूला होता है यही एसटी, जो बीम का फार्मूला होता है मिनिमम, कम से कम किसी बीम में रेनफोर्समेंट इतना होना ही चाहिए, किसी भी बीम में इससे कम रेनफोर्समेंट नहीं देना है। तो इतना क्यों देना है, ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों, ताकि इसमें सडनली अगर नहीं देंगे, ज़रूरत नहीं है और नहीं दिए तो ये गलत हो जाएगा। कम से कम देना है, किससे बचने के लिए, सडन फेल्योर से, यानी स्टील वगैरह रहता है ना तो अचानक से बीम टूट के अलग नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको इसी को इधर उधर कर लीजिए, तो ये वाला फार्मूला देखिए आपका सुटेबल दिखा रहा है, AST/BD, और उसको देखिए ना 0.85 BD/FY है, इसी को इधर उधर करके ये फार्मूला बना है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका, AST/BD = 0.85/FY, यही आपका आंसर होगा। अगले का, कर द बियरिंग ऑफ ए लिंटल एज, किसी लिंटल की बियरिंग, मतलब जब भी कोई दरवाज़ा वगैरह बनता है, सपोज करिए कि ये कोई दरवाजे की ओपनिंग है, ठीक है ना, इसके ऊपर लिंटल चैप्टर अलग से पढ़ाया हुआ हूँ, उसको देख लीजिएगा जाके, इस पर लिंटल ऐसे रखा जाता है। तो ये लिंटल जो देखिए इसके अगल बगल तो दीवार है, तो ये जो इसकी ये बाहर निकला हिस्सा है ना जो दीवारों पे रखा रहता है, इसको कहते हैं बियरिंग, ताकि ये दरवाजे के ऊपर जो ईंट वगैरह उसको संभाले। तो ये आरसीसी का बनता है लिंटल, आरसीसी का बन सकता है, स्टील का बन सकता है, लकड़ी का बन सकता है। तो इस लिंटल में एक बात यह है कि जो ये चढ़ाव दिया जाता है उसको बियरिंग बोलते हैं। बियरिंग कम से कम 15 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब अगला क्या कह रहा है देखिएगा ज़रा, कह रहा है कि द एजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज दैट ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली। कह रहा है कि सभी तनाव बल केवल स्टील द्वारा लिए जाएंगे। बी कह रहा है कि पहला वाला तो सही है, ये दोनों ही थ्योरी में WSM हो LSM हो, तनाव बल केवल कौन लेगा, स्टील लेगा। दूसरा कह रहा है कि द स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस्ड
विद इन इलास्टिक लिमिट। कह रहा है स्टील और कंक्रीट जो होते हैं ये अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर ही क्या किए जाते हैं, भारित किए जाते हैं। मैंने लोड लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी थ्योरी ही WSM वाली इलास्टिक थ्योरी है। देयर इज सफिशियंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट में पर्याप्त बंध होना चाहिए, एक दूसरे से जकड़े होने चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे एजम्पशन जब तक नहीं होंगे सही तब तक RCC का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यही क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि डीप बीम आर डिजाइन फॉर। एक बात ये डीप बीम जो होती है वो किसके लिए डिजाइन, बीम की गहराई खूब ज़्यादा रखी जाती है तब जब बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा आता है। यानी जो बीम होती है जिस पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा आता है उसके लिए ही डीप बीम डिजाइन की जाती है। डीप मतलब जिसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा हो। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि सीयर एनफोर्समेंट इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन ऑल द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। कह रहा है कि हर रूप में सीयर एनफोर्समेंट दिया है जाता है सिवाय, अरे स्टीरअप तो दिया जाता है, इंक्लाइंड बार्स के रूप में दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बार गलत बात है। कह रहा कि किसके सिवाय सबके रूप में, अरे पहला दूसरा दिया जाता है। ये जो सी लॉन्गिट्यूडनल बार या मेन बार होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम टेंसल को लेना है, सीयर को नहीं। इसलिए सीयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज स्टीरअप इंक्लाइंड बार एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। सी वाला क्यों सही है, क्योंकि इसके सिवाय सब पे, वो सिवाय पूछा है, ये नहीं पूछा किससे दिया जाता है, ये बोला किससे नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिएगा, सीयर एनफोर्समेंट इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट भी, अच्छा ये तो सेम हो गया। अगला वाला है, कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो परमिसिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम 20। यानी देखिएगा हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी बीम हो दोस्त उस समय के साथ ना झुकेगी, यानी उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। उस डिफ्लेक्शन का मान एक निश्चित सीमा तक रहे, उससे ज़्यादा ना होने पाए, इसके लिए बीम अगर बहुत पतली बीम बना देते, सपोज करो बीम एकदम ऐसे पतली होती तो ये तो फट से ऐसे लटक जाती, फट से लटक जाती। क्यों, क्योंकि इस बीम को अगर हम लोग काफ़ी गहरा ऐसे बनाए होते, काफ़ी गहरा बनाए होते इस टाइप से, तब ये चलता। तो इसके लिए उपाय क्या है, गहरा इतना गहराई होना चाहिए कि L और बाई डी का रेशियो 20 या उससे कम हो, क्योंकि अगर डी और कम हुआ तो ये L/D बढ़ेगा नहीं, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तब है खतरा। सिंपली सपोर्टेड में L/D का रेशियो 20 से कम होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, लाइक मत करिएगा, बिल्कुल भी मोटिवेट मत करिएगा, फिर कहिएगा सर लाते रहिए। थोड़ा शेयर वर्क करिए, अपने और दोस्तों तक भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।